हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 से लेकर के 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ रहेगी। दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है ये वो बुक है। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से लेकर के 1947 तक का पूरा इतिहास, ठीक है। 1947 तक का पूरा इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी जो वीडियो है वो एनसीईआरटी सीरीज़ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली पहली शिक्षण संस्थाएं कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज हैं, या फिर ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला कदम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद उठाया। तो इसमें से पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। आपके दोनों कथन सही हैं। कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली पहली शिक्षण संस्थाएं थी वो कलकत्ता और मदरसा थी। कलकत्ता में जो मदरसा थी और बनारस संस्कृत कॉलेज था, बनारस संस्कृत कॉलेज था और कलकत्ता मदरसा थी, पहली शिक्षण संस्था थी। और ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा का विकास जो पहला कदम उठाया था वो 1813 ईस्वी में चार्टर जो एक्ट आया था उसके बाद उठाया था। इसमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया गया है। देखिए, 1781 में कलकत्ता जो मदरसा की स्थापना होती है वो 1781 में होती है। और संस्कृत बनारस संस्कृत विद्यालय होता है उसकी स्थापना 1791 में होती है। उसकी स्थापना 1791 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशिक्षित करना और कंपनी में ब्रिटिश अफसरों को प्रशासन के कार्यों में मदद कर सकें। सन 1813 में चार्टर जो एक्ट है वो भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। चार्टर एक्ट में ब्रिटिश शासकों का भारत में शिक्षा के विकास के लिए उठाया गया सबसे पहला कदम था। जब चार्टर एक्ट आया था 1813 में, इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे? ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, या फिर धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, या फिर किसानों और दस्तकारों की बर्बादी, या फिर भारतीय सैनिकों की शिकायतें। देखिए, 1857 की जो 1857 का जो विद्रोह था उसके जो प्रमुख कारण थे ये सभी थे। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष भी था, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर भी था, किसानों और दस्तकारों की बर्बादी भी थी, भारतीय सैनिकों की शिकायतें भी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब इसकी देखिए व्याख्या हम पढ़ लेते हैं एक बार। व्याख्या में क्या दिया गया है कि विद्रोह का कारण जो था भारत में ब्रिटिश नीतियां से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। उनकी भू राजस्व और नई व्यवस्था भी असंतोष का कारण थी। असंतोष की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर तुला हुआ है। भारतीय सिपाहियों की अपनी भी कुछ खास शिकायतें थीं, उन्हें समुद्र पर भेजना, जबकि हिंदुओं में धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पर जाने से धर्म नष्ट हो जाता है, तथा सैनिकों की दी न जाने वाली कारतूसों, सैनिकों को जो कारतूसें दी जाती थी उन पर सुअर और गाय की चर्बी भी लगाई जाती थी। तो इन खबरों से भी ये विद्रोह हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगर कौन थे? पॉलीगर कौन थे? दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले जमींदार थे वो कौन थे? तो पॉलीगर थे। तो 1795 में से 1805 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत की स्वाधीनता का पहला युद्ध कहा। इस विद्रोह का नेतृत्व जमींदारों ने किया था। जो ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो जमींदारों ने किया था। दक्षिण भारत के कुछ भागों में इन जमींदारों को पॉलीगर कहते हैं। इस प्रदेश के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मगर पॉलीगरों ने जनता की मदद में से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे मरुद पांड्यन, कोटम्बोम और पायचे राजा थे। इनके जो प्रमुख नेता थे मरुद पांड्यन और कोटबोमन और पायचे राजा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे, या फिर बहावियों के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों 1830 ईस्वी से लेकर 1857 के विद्रोह के बाद तक जारी रहीं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए धर्मयुद्ध में शामिल होने हेतु जनता का आह्वान किया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। बंगाल और बिहार के कारीगरों और किसानों ने इस बहावियों की ताकत काफ़ी अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेल कीजिए। विद्रोह, या इस तरफ विद्रोह दिए हैं, इस तरफ स्थान दिए हैं। कौन सा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो भील विद्रोह उड़ीसा, गोंडा तथा खोड़ों का विद्रोह बंगाल तथा बिहार, मेड़ों का विद्रोह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, संथाल का विद्रोह राजस्थान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3। जो भीलों का विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बी का हो जाएगा आपका 1। गोंडा तथा खोड़ों का विद्रोह जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। सी का हो जाएगा आपका 4। मेड़ों का विद्रोह हुआ था राजस्थान में। संताल विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भीलों का विद्रोह जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में गोंडों तथा खोड़ों का विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह, बंगाल और बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ था। बंगाल और बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ था। इनके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह, महाराष्ट्र में कोलियों के विद्रोह हुए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश की नीतियां और प्रशासन। क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया? तो भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था? आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1858 में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने एक अधिनियम एक्ट पास किया। इस एक्ट ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में बदल गया। उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। ब्रिटेन में सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश सरकार वहाँ की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा की थी, उनके संदर्भ पर विचार करना है। महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गई राजाज्ञा गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई। तो आपकी ये बात बिल्कुल सत्य है, पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं दूसरा। घोषणा में कहा गया कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। घोषणा में कहा गया है कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। तो आपका जो ऑप्शन 2 था वो भी सही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन सही हैं। इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई घोषणा में प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब अंग्रेज राज में नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। अब अंग्रेज राज में नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। घोषणा में यह भी वादा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों तथा रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा और न्याय, उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। राजाओं को सुरक्षा देने तथा धर्म मध्य वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने का भी वादा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 ईस्वी में बने कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद को क्या कहा जाता था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषदें बनाई गई। प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 आपके सही हैं। बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों के लिए विधान परिषदें जो बनाई गई थी और प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, या फिर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी, या फिर विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए थे, या फिर इसके तहत विधान परिषद में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने लेने की भी मंजूरी दी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही है, दूसरा सही है, पहला आपका सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है नामक कानून जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1892 में पास किया था। क्वेश्चन आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1892 में पास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने भारतीय सरकार पर नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संबंध स्थापित होने से दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा गठित स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1882 ईस्वी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया गया। 1882 ईस्वी के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया, मगर उन्हें केवल धनी लोग ही वोट देकर चुनते थे। या फिर भारतीय नेताओं ने गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 आपके तीनों सही कथन हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायतें जैसी व्यवस्थाएं टूट गई थी। 1857 के बाद शहरों के लिए नगरपालिकाएं बनने लगी। इन नगरपालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण कार्य हेतु धन जुटाने के लिए कर लगाए। यह आवश्यक है। आगे देखते हैं कि 1882 के बाद इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया, मगर उन्हें केवल धनी लोग ही वोट देकर चुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई और प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमति आय का ब्यौरा तैयार किया गया। अफीम तथा नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का अधिकार था। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रक शुल्क, स्टैंप ड्यूटी नामक कर लगाया गया। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीनों कथन सही हैं, 1, 2, 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 1860 में बजट व्यवस्था शुरू करने के कुछ साल बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय वितरण के बारे में निर्णय लिया गया। डाकघरों, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। अदालतों में मुकदमा चलाने हेतु मुद्रांक शुल्क नामक कर लगाया गया। कौन सा शुल्क लगाया गया? तो मुद्रांक शुल्क नामक कर लगाया गया अदालतों पर मुकदमा चलाने के लिए। इसको स्टैंप ड्यूटी भी बोलते हैं इस कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की इकाइयों को मिला दिया गया। भारतीयों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक वर्ग वीर लड़ाकों का, दूसरा उनका जो वीर लड़ाके नहीं थे। भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्रमशः 1:2 रखा गया। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। केवल 3 आपका कथन सही है।
भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है वो 1:2 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के बाद सिविल सर्विस के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष और फिर बाद में 19 वर्ष कर दी गई। 1886 के बाद प्रांतों के लिए सिविल सर्विस बनी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 1853 में 23 वर्ष थी। 1853 में कितनी थी? 23 वर्ष थी। 1866 ईस्वी में से घटाकर कर दी गई 21 वर्ष और 1876 ईस्वी में इसको कर दिया गया 19 वर्ष। इससे प्रतियोगिता में अंग्रेजों की बराबरी करने में भारतीयों को कठिनाई होने लगी। 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी। उनमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस IAS का नाम दिया गया। उच्च पदों के अधिकारी इसी सेवा में होते थे। वे अधिकतर अंग्रेज होते थे। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी। इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिए गए। इसके अलावा पेशेवर कामों के लिए एक और सिविल सर्विस बनी। उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, जिसको शिक्षा सेवा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत धारण की। उत्तराधिकारी के नाबालिग होने पर राज्य का शासन अंग्रेज चलाते थे। राज्य के उत्तराधिकारी हर मामले में ब्रिटिश राज सत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना जरूरी हो गया, या फिर राजाओं को अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही हैं, 4th आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा जो कहा जाता था वो सिविल सर्विस को कहा जाता था, इस्पाती चौखटा। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 में आर्थिक जीवन में परिवर्तन। उस समय आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन थे? 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार था? छोटी छोटी जोतें, राजस्व वसूली के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं, किसानों पर कर्ज का बोझ, अकाल। नीचे दिए गए कोड पर सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपका जो राइट आंसर है 1, 2, 3 हो जाएगा। तीनों आपके उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का प्रमुख कारण क्या था? कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना, या फिर जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली संबंधी कानून, अधिकाधिक लोगों का जीविका के लिए खेती पर निर्भर होना, भारतीय किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अकाल पड़ने का मुख्य कारण भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना था, या फिर बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोग की स्थापना की, या फिर प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता भी बनाई गई, या फिर दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के एक साथ दगा देने के कारण पड़ा। तो राइट आंसर जो है आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल 1, 2, 3 सही हैं। भारत के जो लोग थे वो भारतीय किसान जो थे वो पूर्णतः मानसून पर ही आधारित थे और बार बार अकाल पड़ने लगा, जिसके कारण सरकार ने अकाल आयोग की स्थापना की। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता भी बनाई गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रिटिश भारत में किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत थी। ब्रिटिश भारत में कारण क्या था उसका कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने से ज़्यादा खर्चा आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी से का पैसा जो था देना पड़ता था। अब
ए कथन और आर कथन दिए गए हैं। ये कथन है, ब्रिटिश भारत में किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत थी। उसका कारण क्या था कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने से ज़्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर हमेशा ही विशेष ध्यान दिया गया। सारे अकाल आयोग ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की। इससे वर्षा के दगा देने पर पड़ने वाली विपदाओं में कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने से ज़्यादा खर्चा आता था, क्योंकि किसानों को जो है नहरों का पानी का पैसा देना पड़ता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। इस प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के मध्यकाल तक देश में केवल 2 मुख्य सड़कें थीं, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच, दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। रेलवे पर प्रमुख ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व था। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में भी योगदान दिया। पहली रेलवे लाइन कलकत्ता और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र के बीच बनी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में बम्बई और थाने के बीच चली थी। अगले साल कलकत्ता की रेल मार्ग से बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खान के साथ जोड़ा गया। 1856 ईस्वी में मद्रास को आर्को नाम के साथ जोड़ा गया। रेलवे पर प्रमुखतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका जो प्रबंधन था वो ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। रेल मार्गों के निर्माण में समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्गों का निर्माण और उनके रख रखाव का काम दिया गया। इस नए समुदाय के लोगों को मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका कथन गलत है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। क्वेश्चन आए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत का परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक तथा हिब्रू भाषाएं भी सीखी। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में है कि भारतीय ब्रह्म समाज, ये क्वेश्चन नहीं है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन ये है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन का नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श को प्रस्तुत किया। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 सही हैं। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए थे। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, इन्होंने अपने विद्यार्थियों के सामने पुरोगामी विचार रखे और साहित्य, इतिहास, दर्शन तथा विज्ञान
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेविड हारे का। जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो डेविड हारे का था। अब इसके बारे में थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। कब हुई थी कलकत्ता हिंदू विद्यालय कॉलेज की स्थापना? तो 1857 में हुई थी। राम मोहन राय के सहयोगी जो डेविड हारे, राजा राम मोहन राय थे, उनके सहयोगी थे डेविड हारे ने इस कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डेविड हारे स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे, मगर बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। इन्होंने जिस कॉलेज की स्थापना की उसने बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए निम्न जातियों के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिया। इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय खोले। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने ये तीनों कार्य किए थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून भी पेश किया बनाया था, संस्कृत के अध्ययन के लिए हर जाति को विद्यालय में प्रवेश भी दिलाया, इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय भी खोले। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1867 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इसके समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। प्रार्थना समाज के नेता जो थे ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों ही इसके आंसर जो है सही है। आगे देख लेते हैं कि प्रार्थना जो समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। कब होती है? 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके दो प्रमुख नेता होते हैं। प्रार्थना समाज के नेता व समर्थक ब्रह्म समाज से काफी प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। रानाडे ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना की। रानाडे हिंदू मुसलमान एकता के जबरदस्त समर्थक थे। रानाडे की मान्यता थी कि सामाजिक सुधारकों के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों में कौन सा सत्य है? ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। 1848 ईस्वी में विभिन्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। असत्य पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों के प्रवृत्ता के समर्थक, इसमें बोला है थे पर नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ लें तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सभी जाति तथा धर्मों के लोगों के लिए इसके द्वार खोल दिए गए। 1848 ईस्वी में तथा कथित निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य किया और जाति प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलनों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। कुंडकुरी वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। श्री नारायण धर्म पालन योगम नामक संस्था की स्थापना नारायण गुरु ने की। कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। कुंडकुरी वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था की भी स्थापना नारायण गुरु ने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या हम देख लेते हैं कि 1864 में ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। किससे प्रेरणा पाकर? तो ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। चेम्बेटी श्री धारलू नायडू वेद समाज के प्रमुख नेता होते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की तरह वेद समाज भी कट्टरपंथियों हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर से में आस्था व्यक्त की। आगे देखते हैं,
कुन्नुकुरी वीरसेलिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता थे। वे ब्रह्म समाज के विशेषज्ञ केशवचंद्र सेन के विचारों से काफी प्रभावित हुए। 1876 में उन्होंने सामाजिक सुधार कार्य के लिए समर्पित एक तेलुगु पत्रिका शुरू की। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कन्याओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह हेतु किए गए प्रयास थे। नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP संस्था की स्थापना की। नारायण गुरु का जन्म केरल में 1854 ईस्वी में एक एझावा परिवार में हुआ था। नारायण गुरु ने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा असत्य कथन है इसमें? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। दयानंद वेदों को प्रमाण ग्रंथ मानते थे। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया, ये गलत कथन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती चाहते थे जो हिंदू मुसलमान या ईसाई बन गया है, जो हिंदू है वो मुसलमान या ईसाई बन गया है, उसे पुनः हिंदू बना लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ना कि विरोध। दयानंद के बचपन का नाम जो था वो मूलशंकर था। 1824 में काठियावाड़ में ये पैदा हुए थे, 1824 ईस्वी में। दयानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने बढ़ावा दिया था। दयानंद वेदों का प्रमाण ग्रंथ मानते थे। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है और उनमें आधुनिक विज्ञान की प्रमुख उपलब्धियां भी निहित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की कौन सी मान्यताएं थीं? ईश्वर एक है, जाति भेद और सामाजिक असमानता का कोई स्थान नहीं है, वेद परम सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तीनों ही उपयुक्त में से सही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।